एक घर में शादी की रस्म पूरी हो चुकी थी। चारों तरफ खुशियों भरा माहौल था। तभी दोस्तों कुछ देर बाद ही जो खुशियों भरा माहौल होता है वे गम भरे माहौल में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की की विदाई का वक्त आ जाता है और लड़की के घर वाले सारे लोग गम में हो जाते हैं, चूंकि उनकी लड़की जो होती है दिल का टुकड़ा होती है और उसे विदा करने का वक्त आ चुका होता है। दुल्हा जो होता है वे अपनी कार में आकर के बैठ जाता है और दुल्हन के आने का इंतजार करता है। जितने भी बाराती होते हैं सभी अपने घर के लिए काफी पहले ही निकल चुके होते हैं और उस समय दो ही गाड़ी बची थी। एक गाड़ी दूल्हे की स्वयं थी और दूसरी गाड़ी में दूल्हे के पिता ही बचे थे। यानी उस दूल्हे के साथ दूल्हे की गाड़ी और उसके अलावा एक और जो दूल्हे के गाड़ी के साथ जाने वाली थी। तभी दूल्हे के पिता जो होते हैं वे आकर के ड्राइवर से कहते हैं कि देखो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे और रात हो गया है, इस नाते गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलाना और ये ध्यान रखना कि हम लोग भी तुम्हारे साथ रहे, पीछे रहे, बहुत ज्यादा दूरी न हो। जो दूल्हे की गाड़ी चला रहा होता है उसका नाम मजहर होता है। मजहर कहता है ठीक है चाचा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही गाड़ी को मैं चलाऊंगा। उसके बाद दोस्तों फिर लड़की विदा हो जाती है और लड़की जैसे ही विदा होती है गाड़ी में बैठाया जाता है और बैठाने के बाद दोनों गाड़ियां, दूल्हे की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और पीछे से दूल्हे की पिता की गाड़ी चल रही थी। दोनों ही गाड़ियां जैसे ही गांव के बाहर निकली वैसे उन गाड़ियों का पीछा करते हुए एक मोटरसाइकिल काफी तेजी से आता है और उस गाड़ियों के पीछे और दूल्हे की गाड़ी के पीछे चलना शुरू कर देता है। तभी कुछ दूर आगे जाकर के जो मोटरसाइकिल सवार दो युवक थे वे कुछ दूर आगे जाकर के दूल्हे की गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन मानो मजहर जो होता है वे अनदेखा करते हुए गाड़ी बगल से करके निकाल लेता है। उसके बाद दोस्तों वे सब जो होते हैं फिर एक बार दूल्हे की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और इस बार पीछा जो होता है काफी दूर तक करते हैं और फिर एक मार्केट आ जाता है और उस मार्केट में दूल्हे की गाड़ी को ओवरटेक करके बाइक सवार जो होते हैं वे आगे निकल जाते हैं। आगे जाने के बाद बाइक को सड़क पे ही लगा देते हैं और दूल्हे की गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं। दूल्हे का गाड़ी चला रहा मजहर जो होता है वे ये सब देख करके गाड़ी को किनारे करके काफी तेजी से भगा लेता है और जैसे काफी तेजी से भगाता है वैसे दूल्हे के पिता जो पीछे बैठे गाड़ी में ये सब देख रहे होते हैं और वे मजहर के पास फोन करके कहते हैं कि बेटा क्या बात है, ये बाइक वाला तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? तो मजहर कहता है हो सकता है चाचा ये साइड मांग रहा होगा और मैं दिया हूं, तो इस नाते ये अगल बगल के गांव का होगा तो इस नाते पीछे पड़ गया है। तो दूल्हे के पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, ये साइड के लिए नहीं बल्कि ये लुटेरा है और तुम गाड़ी मत रोको और गाड़ी जितना तेज भगा सकते हो उतना तेज भगा करके घर पहुंचो, हम लोग भी काफी तेजी से तुम्हारे पीछे गाड़ी को चला रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मजहर जो होता है वह गाड़ी को इतनी तेज से चलाता है कि जो बाइक सवार होते हैं वे लोग काफी पीछे छूट जाते हैं, मजहर की गाड़ी का पीछा नहीं कर पाते हैं और मजहर की गाड़ी जिस पे दुल्हा दुल्हन सवार थे वे हवा से बातें करते हुए दूल्हे के घर पहुंच जाती है। उसके बाद जितने लोग थे वे सभी लोग दूल्हे के घर वाले नई दुल्हन का स्वागत किए हुए थे और सभी लोग जैसे ही दुल्हन जाती है उसका स्वागत करते हैं, उसको उतारते हैं और घर के अंदर लेकर के चले जाते हैं। दूल्हे के पिता दूल्हा और गाड़ी चला रहे लोगों को ये नहीं पता होता है कि उन लोगों का पीछा मौत कर रही होती है और वे लोग एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मौत को चकमा दे करके सकुशल अपने घर आ जाते हैं। और तीसरी बार जब मौत ने दस्तक दी तो उस मौत के भयानक मंजर को वे लोग टाल नहीं पाते और जब मौत के कारण का पता किया जाता है तो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि शादी के 7 ही दिन हुए हैं और इतनी भयानक और दर्दनाक घटना घट जाएगी। उस दूल्हे को भी पता नहीं था कि 7 दिन बाद इतना भयानक उसको काल आएगा। उस काल की कहानी आज के इस वीडियो में आखिर हुआ क्या था, क्यों मौत आई और मौत के पीछे की कहानी क्या है, इन सारे रहस्यों से पर्दा
हम इसी वीडियो में उठाएंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज की जो वीडियो है बहुत ही भयानक, दर्दनाक, और आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भगवान किसी को इस प्रकार की मौत न दे तो ही बेहतर है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा एक वही अनुरोध, अगर हमारी इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। दोस्तों, एक छोटा सा अनुरोध और है, कमेंट में कृपया आप ये जरूर बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, देर न करते हुए आइए लौटते हैं आज की सच्ची अपनी कहानी में। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है, उस जिले का नाम बस्ती होता है। बस्ती जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है और उस थाने का नाम परशुरामपुर थाना लगता है। परशुरामपुर थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है और उस गांव का नाम होता है देवीपुर। गांव में 20 नवंबर को शाम के 7 बजे का समय होता है और उस गांव में 2 युवक होते हैं और वे 2 युवक रास्ता भटक करके, उन्हें जाना बगल के गांव में था, लेकिन वे रास्ता भटक करके देवीपुर गांव में आ जाते हैं। ऐसे ही वे युवक रास्ता भटक करके देवीपुर गांव में आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे गांव नहीं है, वे बाजार से सब्जियां लेकर के घर जा रहा था। वे युवक भी उसी गांव का निवासी होता है। वे दोनों युवक रुकते हैं और उस युवक से कहते हैं कि भाई, मुझे इस गांव में जाना है और मुझे रास्ता बता दो, शाम का समय है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो वे जो युवक होता है वे कहता है कि ठीक है, और ये जो रास्ता आपको मैं बता दे रहा हूँ, वे रास्ता वहीं से बताता है और कहता है कि ये जो 200 मीटर आगे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के बगल से एक रास्ता गया हुआ है और वही रास्ता जो है उस गांव में चला जाएगा। तो वे दोनों युवक कहते हैं कि भाई, रात को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप चल करके हमें वे रास्ता दिखा देते तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। ऐसे ही वे दोनों बाइक सवार युवक उस युवक से कहते हैं कि आप चल के मुझे रास्ता दिखा दीजिए। तैसे वे जो युवक होता है वे सहज तरीके से तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, चलिए, आप जब रास्ता भटकी गए हैं तो आपको हम सही रास्ता दिखा देते हैं। उसके बाद दोस्तों, वे युवक उन दोनों के बाइक पे सवार होता है और सवार होने के बाद के पास जाता है। उस पेड़ के पास जाने के बाद वे उन दोनों को रास्ता बताता है, कहता है कि ये जो रास्ता है ये आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। उसके बाद वे दोनों युवक जो होते हैं वे उस युवक को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवक कहता है कि भाई, धन्यवाद की कौन सी बात है, मेरा फर्ज था आपको रास्ता बताना, मैंने आपको रास्ता बता दिया और आप चले जाइए। अभी बाइक के पीछे बैठा एक युवक होता है, वे एक बंदूक निकालता है और बंदूक जो होता है वे ठीक उसके सिर के बीचों बीच यानी ललाट के पास सटा करके गोली मार देता है। और वे युवक समझ नहीं पाता है कि ये लोग मुझे गोली क्यों मारते हैं। और जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है, वे गोली लगने के बाद वहीं मौके वारदात पे गिर जाता है और गिरने के बाद तड़पने लगता है। और ये दोनों जो बाइक सवार होते हैं, ये दोनों बाइक लेकर के भाग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसी गांव का रहने वाला एक शख्स होता है, वे अपने घर जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में पड़ा हुआ युवक दिखाई देता है। तो वे सोचता है कि लगता है काफी शराब पी लिया होगा, इसलिए घर नहीं जा पा रहा है और बीच रास्ते में गिर गया है। जो शख्स होता है वे उसे पार करके जाने के लिए सोचता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि ये आखिर कौन है और रास्ते में इस हालत पे क्यों पड़ा है। वैसे रात हो चुकी होती है और वे जो होता है वे अपने मोबाइल का टार्च जलाता है और टार्च जला करके जैसे ही उस युवक के सर की तरफ करता है तो वे देख करके हैरान और परेशान हो जाता है। शख्स के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही होती है, वे देख करके काफी घबरा जाता है। उसके बाद किसी तरह से हिम्मत जुटा करके वे तेजी से चिल्लाता है कि अरे देखो, दौड़ो दौड़ो, किसी ने अनीसवा को गोली मार दिया। व्यक्ति काफी तेजी से चिल्लाने लगा और जैसे ही वे व्यक्ति तेजी से चिल्लाने लगा, वैसे सारे अगल बगल के लोग जो होते हैं वे सारे लोग
शख्स की आवाज जिधर से आ रही थी उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे गांव के लोग मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग देखते हैं कि अनीस के सर से खून बह रहा होता है। उसके बाद गांव के लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गोली कैसे लगी और गोली किसने मारी और गोली मारने वाला कहां भाग गया। एक शख्स ने 112 पे फोन किया। जैसे ही कॉल होती है वैसे 112 नंबर की पुलिस और जो है मौके वारदात पे परशुरामपुर थाना अध्यक्ष, सीओ हरैया, एएसपी बस्ती और सीओ सिटी जो होते हैं वे सभी लोग मौके वारदात की तरफ रवाना हो जाते हैं और परशुरामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। 112 भी मौके पर पहुंचता है और वे दोनों उस युवक को एम्बुलेंस बुला करके और एम्बुलेंस के बाद उसे उपचार के लिए भेज देते हैं, चूंकि वे युवक अभी जिंदा था। उसके बाद दोस्तों उस युवक को अयोध्या मेडिकल कॉलेज के लिए ले जाया जाता है, जहां रास्ते में ही अनीश नाम का जो युवक होता है रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही वे सभी लोग मेडिकल कॉलेज अयोध्या लेकर के पहुंचते हैं तो अयोध्या के डॉक्टरों ने उसे चेक किया और उसे मृत घोषित कर दिया। और तब तक मौके वारदात पे एएसपी, सीओ हरैया और एसपी सिटी मौके वारदात पे पहुंच जाते हैं और वहां पाते हैं कि वे युवक जो है उसे अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। और जब तक ये जो चारों बस्ती के बड़े अधिकारी होते हैं वे अयोध्या मेडिकल कॉलेज उस युवक का बयान लेने के लिए पहुंच जाते हैं और जैसे ही मौके वारदात पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस युवक की कुछ देर पहले मौत हो चुकी होती है। उसके बाद मौके वारदात पर डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंचती है और सभी लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस युवक को गोली क्यों और किसने। जब उस युवक के बारे में पुलिस वालों ने पता करना चाहा तो पता चला कि उस मृतक युवक का नाम अनीस था और उसके पिता का नाम शमसुद्दीन था। अनीस की उम्र 25 वर्ष के आसपास थी। अनीस जो होता है वह मुंबई में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले लोग जो होते हैं वे उसके पिता से पूछते हैं कि आपके परिवार से किसी की दुश्मनी है कि नहीं है। तो जो है उसके पिता कहते हैं कि भाई हमारे इस पूरे गांव में किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस वाले ये पूछते हैं कि आपके लड़के से किसी की दुश्मनी या किसी से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं, मेरे लड़के से भी किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है, चूंकि मेरा लड़का 10 तारीख को ही मुंबई से आया है और मेरा लड़का तो गांव में रहता ही नहीं है, तो किसी से दुश्मनी कैसे हो जाएगी। और जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 20 तारीख से 7 दिन पहले उस युवक की शादी हुई रहती है और उस युवक की बारात गोंडा जिले के खेड़ा बेनवापुरवा में गया हुआ होता है और उस युवक की शादी वहां की 22 वर्षीय रुखसाना नाम की एक युवती होती है और रुखसाना से उसकी शादी हुई रहती है। रुखसाना भी काफी खुश रहती है, शादी से रहती है और दोनों की जिंदगी काफी अच्छे से चल रही होती है। और जब पुलिस वालों ने और पता करने की कोशिश की तो पता चला कि 20 तारीख से एक दिन पहले रुखसाना जो है वे अपने मायके चली गई थी। साहब अनीस के पिता शमसुद्दीन ने बताया कि साहब एक रस्म की तहत हमारी बहू एक दिन पहले राजी खुशी से गई हुई है। और बस्ती पुलिस ने काफी तत्परता दिखाते हुए अनीस के साथ हुए हत्याकांड की खोजबीन चालू कर दी और बस्ती पुलिस ने उस एरिया का डंप डाटा लोकेशन निकाला। कोई संदिग्ध व्यक्ति उसमें नहीं दिखा। काफी पुलिस परेशान रही। जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस के दिमाग में और जो मेरठ कांड, राजा रघुवंशी कांड ये सब हुए थे तो पुलिस वालों ने ये सोचा क्यों ना एक बार दुल्हन का मोबाइल में चेक किया जाए, हो सकता है वहां से कुछ हम लोगों को सुराग मिल जाएगा। पुलिस ने दुल्हन के मोबाइल नंबर को सर्विस लांस पे डाला और जैसे ही सर्विस लांस पे डाला सारे नंबरों का सीडीआर निकलवाया तो पता चला एक नंबर उसमें ऐसा निकला कि उस नंबर से काफी दिनों से बात होती रहती थी और शादी के बाद भी बात हुआ करती है। उस संदिग्ध नंबर पे फोन किया जाता है तो पता चलता है कि वे नंबर जो होता है वे एक युवक का होता है
और वे युवक जो होता है वे रुखसाना के ननिहाल का होता है और उस गांव का नाम महुआ डाबर होता है। महुआ डाबर के रहने वाले एक रिंकू कन्नौजिया रहता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रुखसाना और रिंकू कन्नौजिया को गिरफ्तार किया और जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो दोनों बड़े अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं और रुखसाना से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें हत्या ही करवानी थी तो तुम साफ निकाह ही नहीं करती। तो रुखसाना ने बताया कि मैंने अपने घर वालों से बता दिया था कि मैं रिंकू कन्नौजिया से ही शादी करूंगी, लेकिन हमारे घर वाले जो थे वे हमारा और रिंकू का धर्म अलग था, जाति अलग थे, इस नाते हमारी शादी अनीस से करवा दिए और जो है इस नाते मैं भी मजबूर थी। उसके बाद रिंकू जो होता है, रिंकू से पूछा जाता है कि गोली किसने मारी, तो रिंकू ने कहा कि गोली मैंने ही चलाई, चूंकि ये अनीस जो है ये हमारे प्रेम के बीच आ गया था। जब पुलिस ने और कड़ाई से पूछताछ की तो रिंकू ने बताया कि मैं अनीस को तो 13 तारीख को ही निपटा देता, चूंकि मैं अनीस के गाड़ी का पीछा उस दिन किया था और उस दिन अगर मौका मिल जाता तो मैं उस दिन ही अनीस को गोली मार देता, रुखसाना को अपने गांव से जाने ही नहीं देता। लेकिन उस दिन अनीस की किस्मत अच्छी थी कि वह कार में था और बच गया। उसके बाद दोस्तों दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है। तो ये रही दोस्तों आज की सच्ची घटना। उम्मीद है कि यह घटना आपको जरूर ही पसंद आई होगी। अगर यह घटना आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है तो वीडियो को डिसलाइक करने में भी जरा सा भी गुरेज मत करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।